आरएसएस ने जो है 1925 में जब इसकी स्थापना हुई तो उसने सत्ता पे फोकस नहीं किया कि सत्ता आएगी तो धर्म स्थापित हो जाएगा। उन्होंने धर्म पर फोकस किया। उनको मालूम था कि इस देश के लोग जो हैं धार्मिक उन्मादी हैं, धर्म अफीम की तरह जो है उनको चटा दी जाती है तो वो उसी का गाना गाने लगते हैं। तो वो काम करते करते आज भारत को वो इस मोड़ पर ले आए हैं कि आज हर गली में आपको जो है जय श्री राम कहने वाले मिल जाएंगे, जय श्री राम नलाने मिल जाएंगे, धमकाने वाले मिल जाएंगे। में सांप पालेंगे तो आपको एक दिन डसेगा। बीजेपी को आप वोट चाहे हिंदू होकर वोट दे रहे हैं, ब्राह्मण होकर वोट दे रहे हैं, ठाकुर बनकर वोट दे रहे हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा आपको भी डसने से रुकेंगे नहीं, वो चौंकेंगे नहीं। क्योंकि जो बलात्कारी लोग हैं वो बलात्कार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वे संस्कृति या एक वो पार्टिकुलर समाज साथ, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि मानसिकता में जो है वो कामुकता है। और जिस व्यक्ति के मन में कामुकता हो तो वो आपके साथ में वही व्यवहार करेगा। क्या है 15% को साथ लेने के लिए? क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग से तो नहीं हो सकती ना। देखिए ऐसा नहीं है कि आरएसएस जो है, बीजेपी जो है SC ST OBC को अपने पास लाकर उनको चुनाव लड़ाती है। वो भी लड़ाते हैं, लेकिन उससे पहले वो तय कर लेते हैं कि ये हिंदू मानसिकता का है या नहीं है। ये अगर विधायक बन गया, ये MLA MP बन गया तो ये किसकी वाणी बोलेगा, किसकी बात करेगा? ये हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं जाएगा। तो इस बात को तय करने के बाद ही उस व्यक्ति को जो है वो चुनाव में उतारते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर उनके पास आए वोट टिकट मांगने के लिए, MLA बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, और वो जो है पहले उसका परिष्कार करे, पहले समानता सिखाए, समता सिखाए, पहले वो उनको बताए कि तुम लोगों के पूर्वजों ने जो है इस समाज पर बहुत अत्याचार किए हैं, उसको एहसास कीजिए, ताकि आगे से जो है इस समाज पर जब वो MLA MP सांसद बन जाए तो अत्याचार करने की जरूरत है। कभी भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर से बदला लेने के लिए नहीं कही है, उसने सिर्फ अपना हक और अधिकार मांगा है। लेकिन ये वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर वर्ग है जिसको पैदा होते ही ये पट्टी पढ़ाई जाती है, घुट्टी पिलाई जाती है कि तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू बनिया है, और तेरे को जो है इन लोगों से भेदभाव करना है, इन पर अत्याचार करना है, इनके साथ नहीं बैठना है, इनके साथ खाना नहीं है। तो ये उन लोगों की गलती है कि वो इतने बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन तब भी उनकी बुद्धि जो है वही अटकी रहती है, उसी जातिवाद में अटकी रहती है। हम लोगों ने कभी रोना नहीं रोया। जीवन काल में अगर बहन जी ने एक बार भी आपके बच्चों की आवाज उठाई हो संसद में, BSP के सांसद ने, BSP के विधायक ने आपके बच्चों के हक अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए और इस देश के संविधान के लिए अगर 1% आपके लिए, आपके अनुसार काम किया है तो आ जाइए, इसी झंडे को मजबूत करिए। और ये जरूरत है आज समय की। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। साथियों, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन आज एक लगातार सवाल उठ रहा है कि 2024 के चुनाव हैं और जो बहुजन राजनीति है आखिर किस दिशा में बैठेगी। तो आज मेरे साथ में श्याम भंडारी जी, जो कि राजस्थान में लगातार बसपा पार्टी में सक्रिय रूप से काम करते हैं, कई उच्च पदों पर रह चुके हैं। मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी हैं, जो कि उत्तर पश्चिमी लोकसभा दिल्ली में प्रभारी भी रहे। तो इन दोनों ही लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगी कि 2024 में जो बहुजन राजनीति आखिर वो किस कर पर बैठेगी। श्याम जी, 2024 के चुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र है और जब हम वोट की बात करते हैं तो जिधर जनता बैठेगी उधर ऊंट बैठेगा, इसमें तो दो राय है नहीं है। अब सोचना ये है कि ऊंट को बिठाना किस तरफ है। अगर मैं 5 किलो राशन में खुश हूँ तो ऊंट भुखमरी की तरफ बैठेगा, आलस की तरफ बैठेगा, मुफ्तखोरी में बैठेगा। और अगर मैं मेरे बच्चों के भविष्य को देखता हूं, मैं अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करता हूं और मैं इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के राष्ट्र प्रेम की तरफ देखता हूं, तो फिर मुझे समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और यही पार्टी है जो आपको पार्षद जिताती है, सांसद जिताती है, विधायक जिताती है, CM बनाती है और यही PM बना सकती है। लेकिन सर, पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं जो बसपा का ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो क्या लगता है, इस तरह से जो ग्राफ नीचे है, क्या उम्मीद है कि कोई नई दिशा का एक आगाज होगा या जो बसपा पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? जी बिल्कुल होगा। आज के माध्यम से ही कह देता हूँ, आज आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, सिर्फ बहन जी नजर आ रही है और तो कोई नजर नहीं आ रहा। आज तो जन्मदिन है ना सर उनका। मैं ये कह रहा हूँ ना, जब जन्मदिन है और जन्मदिन पर सभी लोगों ने शपथ भी लिया और हम लोगों ने भी इस बात को कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती हो, जहाँ तक ये चैनल सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहन जी के पूरे जीवन काल में अगर बहन जी ने एक बार भी आपके बच्चों की आवाज़ उठाई हो संसद में, BSP के सांसद ने, BSP के विधायक ने आपके बच्चों के हक अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए
और इस देश के संविधान के लिए अगर 1% आपके लिए आपके अनुसार काम किया है तो आ जाइए, इसी झंडे को मजबूत करिए। और ये जरूरत है आज समय की। क्यों? क्योंकि सारे मनवादी एक जगह हैं। इस देश को दो पार्टियों में, पक्ष और विपक्ष में बांट के रख दिया है। तीसरा विकल्प पैदा न हो पाए, इसके लिए लगातार मेन मीडिया, उनके सारे हथकंडे, आम का प्रशासन, हर तरीके का काम उन्हीं के ही हो रहा है। लेकिन सर, मीडिया की बात करें तो बसपा पार्टी के पास भी अपना एक बहुत बड़ा मीडिया है जिसे हम बहुजन मीडिया कहते हैं, तो क्या बात है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? ये जरूर आप सही कह रहे हैं। जो बीएसपी के पास में जो बहुजन मीडिया है उसका सदुपयोग ढंग से हो नहीं पा रहा जैसा होना चाहिए। इस बात की खामी मुझे भी अखरती है और मैं इस बात के लिए हमारे उच्च जो पदाधिकारी हैं उनसे भी, या हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं उनसे भी कहूँगा कि ये करो और मरो की स्थिति है। 2024 का चुनाव है और इस बार अगर आप चूके तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और हमें मीडिया कर्मियों को, पदाधिकारियों को, सोशल वर्कर को और जितने भी लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, अपने संविधान से प्यार करते हैं और अपने बच्चों के अधिकारों से प्यार करते हैं, तो उनसे एक ही रास्ता है कि आ जाओ, मजबूत झंडे को, बड़े ही पार्टी को उतनी मजबूत कर दो कि वो आज सत्ता में काबिज हो जाए और किसी की भी एक पक्ष की बहुमत की सरकार ना बने और हमारे बिना सरकार ना बन पाए। फिर आप देखिएगा जैसे वीपी सिंह सरकार के टाइम पे हुआ था, हमारे कितने सांसद है? 3, लेकिन 3 सांसदों ने वो कारनामा कर दिया जो आज तक 75 साल में किसी ने नहीं किया। क्यों? आपको याद दिला देता हूं, बाबा साहब को भारत रत्न उसी गठबंधन की सरकार की वजह से मिला। SC ST को जो एक्ट मिला है 1989 का, वो भी उसी गठबंधन की देन है। और OBC को आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश से, वो भी उसी गठबंधन की देन है। तो आप अंदाजा लगाइए गठबंधन की सरकार हमारे लिए कितनी लाभदायक है। आप तो सारे छोड़िए, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं, मेरे बहनों और मेरे युवा साथियों, बहुत सारे हमारे पास 1000 बहाने होंगे अलग रहने के। आप अलग खाते हैं, मैं अलग खाता हूं, आप अलग सोते हैं, मैं अलग सोता हूं, आप अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूं, आप अलग भाषा बोलते हैं, मैं अलग भाषा बोलता हूं। लेकिन कम से कम इस बार 2024 में कम से कम एक कारण भी तो आप इकट्ठा हो जाइए। एक कारण क्या होगा सर? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे विपक्ष हो या खासकर जो अंदरूनी कार्यकर्ता, वो भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं बहन जी के ऊपर। क्योंकि बहन जी अक्सर हम देखते हैं कि बसपा के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो ये बोलते थे कि दूसरी पार्टियों में परिवार पनप रहा है। लेकिन हम देखें कि अब बसपा में भी वही चीज़ हो गई। क्या बसपा एक मिशन ना रहकर एक पार्टी हो गई है? जी नहीं, देखिए बीएसपी पार्टी नहीं, मिशन है पहले और पार्टी बाद में बनी है। हाँ, राजनीतिक दल है, तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। वो लोग आज परिवारवाद का जो आरोप लगा रहे हैं, वो औरों पे तो लगा नहीं रहे, उनको औरों पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। और आपके माध्यम से ही मैं कह रहा हूँ, आप ही की बात को कह रहा हूँ कि बसपा का लगातार गिरता जा रहा है। बसपा जब पूर्ण बहुमत में थी, सब कुछ फ्लैश था, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ चल रहा था, तब तो बहन जी ने अपने परिवार को नहीं लिया, तब तो सब और लोग थे ना। लेकिन जो उतने लोगों को वहां पर बहन जी ने जिम्मेदारी दी, वो मालिक बन बैठे। उन्होंने ही कार्यकर्ता को दूर रखा, उन्होंने ही उस व्यवस्था को बिगाड़ा। उस पार्टी का अगर बेड़ा गर्क हुआ है कुछ हद तक, तो वो उन पदाधिकारी की वजह से हुआ है जिन्होंने अपने आप को मालिक समझ लिया कि बहन जी के बाद तो हम ही हैं सब कुछ। और इसी चीज़ को बदलते हुए बहन जी ने बहुत अच्छा सार्थक कदम उठाया है और आकाश जी को जो जिम्मेदारी दी है और ऐसी स्थिति में दी है, आप खुद देख रहे हैं कि हम कहीं पर किसी प्रदेश में नहीं है, लेकिन आज उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से या अपनी मेहनत से कुछ रिकवरी की है। आज एक नया नंबर दिया है जिससे लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि ये एक अच्छा कदम है और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और 2024 के अंदर अगर सारे के सारे लोग मान लें, सारे लोग हमारी बात को थोड़ा सा मान लें, तो निश्चित रूप से हम इस देश के संविधान को बचा सकते हैं। हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है ये, और करो मरो की स्थितियां हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा 2024 है, अगर आप चूके तो कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भूल जाइए कि बहन जी ने क्या कमी रखी, क्या गलत किया। आकाश जी आए या नहीं आए, श्याम भंडारी आया या नहीं आया, नीलम जी आई या नहीं आई, कौन सा नेता आया नहीं आया, लेकिन आपको ये कहूँगा कि बीएसपी ही आपके लिए हमेशा हितकारी रही है। आपके बच्चों के अधिकारों की बात करती है, आपके हक अधिकारों की बात करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कड़ी सच्चाई बयां करता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरी मनवादी पार्टियां से आपके 80 से जीतकर, रिजर्व सीट से जीत के जाने वाला आदमी आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए साइन करता है।
लेकिन आपकी पार्टी से जीतकर चाहे ब्राह्मण जाए, चाहे बनिया जाए, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट का गुजर जाए, किसी भी समाज का जाए, वो आपके बच्चों के अधिकारों की बात करता है, आरक्षण का समर्थन करता है, आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करता है और संविधान की बात करता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों को, जो संख्या में बहुत सारे हैं, राम को मानने वाले भी ना मानने वाले भी, सारे के सारे लोग इस बार अगर इस देश का भला चाहते हैं, इस देश को गृह युद्ध से बचाना चाहते हैं, इस देश के टुकड़ों से बचाना चाहते हैं और इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो बीएसपी का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट जुड़वाएं और इस पार्टी को सत्ता में शामिल कराएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपका कि आपने इतना समय दिया। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से आकाश आनंद जी को दायित्व सौंपा गया है और कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि पार्टी से जुड़ने के लिए युवा मिस कॉल करें, तो इस नंबर का की सार्थकता क्या रहेगी और किस तरह से सोच रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास दूसरा कोई घर नहीं है, तो एकमात्र घर जो है बसपा है और बसपा को ही हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में फोकस करना चाहिए। लेकिन इतना कहने मात्र से जो है पार्टी सत्ता में आ जाएगी जरूरी नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों का, नेतृत्व का जो है, कि जहाँ पर बसपा के उच्च अधिकारी जो है ये बोलते नजर आते हैं कि जब सत्ता आएगी तो धर्म भी स्थापित हो जाएगा, पहले हमें सत्ता चाहिए, हम धर्म स्थापित कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि आरएसएस ने जो है किस पर फोकस किया। आरएसएस ने जो है 1925 में जब इसकी स्थापना हुई तो उसने सत्ता पे फोकस नहीं किया कि सत्ता आएगी तो धर्म स्थापित हो जाएगा, उन्होंने धर्म पर फोकस किया। उनको मालूम था कि इस देश के लोग जो हैं धार्मिक उन्मादी हैं, धर्म अफीम की तरह जो है उनको चटा दी जाती है तो वो उसी का गाना गाने लगते हैं। तो वो काम करते करते आज भारत को वो इस मोड़ पर ले आए हैं कि आज हर गली में आपको जो है जय श्री राम कहने वाले मिल जाएंगे, जय श्री राम नलाने मिल जाएंगे, धमकाने वाले मिल जाएंगे। तो ये हमें समझ लेना पड़ेगा। और बहन जी ने जो है अपने जो उन्होंने कदम उठाया, जब बहुजन समाज पार्टी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जब उस नारे को बदल कर उन्होंने कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उसी में इस बात की तय हुआ था इस बात का कि जो आरएसएस की जो नीति थी वो ठीक थी। क्योंकि बहन जी जो है अब ये कहना चाह रही हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के माध्यम से कि जो 15% लोग हैं वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। और 15% लोग जो महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? 85% लोग जो कहाँ गए? अगर आपको अपने 85% पर भरोसा होता, अगर आपको लगता कि हाँ आपकी संख्या 85% है, तो आप लगातार जो है उसी 85% में काम करते रहते और एक दिन वो आता जब आपको 85% जो आपको स्थायी तौर पर जो सत्ता देता। लेकिन सर, बुराई क्या है 15% को साथ लेने के लिए? क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग से तो नहीं हो सकती ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि आरएसएस जो है, बीजेपी जो है SC ST OBC को अपने पास लाकर उनको चुनाव लड़ाती, वो भी लड़ाते हैं, लेकिन उससे पहले वो तय कर लेते हैं कि ये हिंदू मानसिकता का है या नहीं है। ये अगर विधायक बन गया, ये MLA MP बन गया, तो ये किसकी वाणी बोलेगा, किसकी बात करेगा? ये हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं जाएगा। तो इस बात को तय करने के बाद ही उस व्यक्ति को जो है वो चुनाव में उतारते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर उनके पास आए वोट टिकट मांगने के लिए, MLA बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, और वो जो है पहले उसका पुरस्कार करे, पहले समानता सिखाए, समता सिखाए, पहले वो उनको बताए कि तुम लोगों के पूर्वजों ने जो है इस समाज पर बहुत अत्याचार किए हैं, उसको एहसास कीजिए, ताकि आगे से जो है इस समाज पर जब वो MLA MP सांसद बन जाएं तो अत्याचार करने की जरूरत ना कर सकें। सर, आप लोग ये रोना कब तक पीटते रहेंगे कि हमारे पूर्वजों के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप वर्तमान की बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये समाज जो है बहुत सहनशील है, धैर्यवान है और क्षमा करने का बहुत भारी गुण इसके अंदर है। उसने कभी भी बदले की भावना नहीं रखी है। इस समाज ने कभी भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर से बदला लेने के लिए नहीं कही है, उसने सिर्फ अपना हक और अधिकार मांगा है। लेकिन ये वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर वर्ग है जिसको पैदा होते ही ये पट्टी पढ़ाई जाती है, घुट्टी पढ़ाई जाती है कि तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू बनिया है, और तेरे को जो है इन लोगों से भेदभाव करना है, इन पर अत्याचार करना है, इनके साथ नहीं बैठना है, इनके साथ खाना नहीं है। तो ये उन लोगों की गलती है कि वो इतने बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन तब भी उनकी बुद्धि जो है वही अटकी रहती है, उसी जातिवाद में अटकी रहती है। हम लोगों ने कभी रोना नहीं रोया है। बहुजन समाज के लोगों ने कभी इस बात का बदला लेने कभी किसी को नहीं कही है कि हमारे पूर्वज तुमने अत्याचार किए हैं, तुम्हारे पूर्वज ने अत्याचार किए हैं तो हम तुम पर अत्याचार करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। अगर ऐसा क्या होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उसमें जो है इन लोगों के लिए ऐसे प्रावधान कर देते, ऐसी बातें वहाँ करते कि इनसे जब बदला लेने की बात आती। लेकिन उन्होंने जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है कुछ समय के लिए की, जब तक के लिए की जब तक कि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो इससे ये साबित होता है नीलम जी कि ये लोग जो है बहुजन समाज है, ये कभी भी जो है दूसरों पर अत्याचार करने की बात नहीं करता, बदला लेने की बात नहीं करता, बल्कि अपने हक और अधिकार मांगने की बात करता है। सर, 2024 का चुनाव, उसके लिए एक सार्थक संदेश क्या देना चाहें, खासकर बहुजन समाज से आने वाले लोगों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य है, जो उसका मोटो है, वो है समता मूलक समाज की स्थापना करना।
इस समतामूलक समाज की स्थापना करने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं, अगर उनकी इस देश के संविधान में आस्था है, अगर उनकी इस देश की जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, अगर वो समझते हैं कि हाँ हम देशभक्त हैं, तो वो इस बात का निर्णय करें कि कौन सी पार्टी जो है उसकी विचारधारा क्या है। जहाँ भाजपा की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व पर आधारित है, जहाँ सपा की जो विचारधारा है वो दूसरी है, जहाँ कांग्रेस की विचारधारा है वो अवसरवादी है, इसी प्रकार से अगर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा की बात करें तो समतावादी है, यानी कि वो सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्ता में आती है तो सबके लिए काम करती है, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आती है तो केवल हिंदुओं के लिए काम करती है, राम मंदिर बनाती है और राम सेतु को ज़मीन से निकालने के बाहर काम करती है, और बौद्धों के जो ज़मीन में गड़े हुए अवशेष हैं जब वो बाहर निकलते हैं उनको दबाने का काम करती है, उनको खंडर बनाने का काम करती है। तो जो बदला लेने की जो संस्कृति है, जो अत्याचार करने की संस्कृति है, जो शोषण करने की संस्कृति है, वो बीजेपी वालों के लिए है। और जो मैं एक बात बता दूं, आप जो है अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आपको एक दिन डसेगा। बीजेपी को आप वोट चाहे हिंदू होकर वोट दे रहे हैं, ब्राह्मण होकर वोट दे रहे हैं, ठाकुर बनकर वोट दे रहे हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा आपको भी डसने से रुकेंगे नहीं, वो चौंकेंगे नहीं, क्योंकि जो बलात्कारी लोग हैं वो बलात्कार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो एक संस्कृति या एक वो पार्टिकुलर समाज साथ, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि मानसिकता में जो है वो कामुकता है, और जिस व्यक्ति के मन में कामुकता हो तो वो आपके साथ में वही व्यवहार करेगा।